कि अगर आप मैरिड हो और LMIA बेस्ड जॉब ऑफर के बेस पर आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जिससे भी वहाँ पे संपर्क कर रहे हैं वर्क परमिट के लिए, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट से अप्रूव है कि नहीं? इमीडिएटली +2 के बाद नहीं जाना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी से। दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन कैनेडा। उस बच्चे के घर वालों से आप पूछ के बता दो मुझे, अगर कोई एक बच्चा भी आज सुखी होगा, खुश होगा अपनी ज़िंदगी में। कैसे पता लगेगा कि कनाडा में जो है वो कोर्स उनके लिए सही रहेगा? कोई वेबसाइट है या किसी के थ्रू पता चल सके ये? तो सर, जैसे उसमें पैकेजेज में बताते हैं कि आपकी फीस हम भर देंगे अपनी तरफ से, तो क्या इज इट पॉसिबल कि स्टूडेंट के जाने से पहले ही उसकी फीस जो है वो एजेंट भर सकता है वहाँ जाके? जस्ट कॉलेज की और एजेंट की मिलीभगत, जस्ट पेपर्स के खेल के ऊपर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने वीज़ा दे दिया। अगर आप भी कनाडा मूव ऑन होने की सोच रहे हैं तो भाई आज का ये पॉडकास्ट खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि होता क्या है कि हम अपना गांव छोड़ के, देश छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के किसी और दूसरे देश में मूव ऑन करते हैं। वहां जाकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगे, ऐसा सपना भी हम देख लेते हैं। लेकिन गलत तब हो जाता है जब हम किसी गलत एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं, क्योंकि जिंदगी जो है ना दूसरे देश में नर्क से भी बदतर हो जाती है। तो वहां जाकर आपने अपने आप को सेटल कैसे करना है, कैसे अपने आप को वहां पे प्रूफ करना है, अपनी जिंदगी कैसे अच्छी बनानी है, इस मुद्दे पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट स्वराज परिंजा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, मुझे आज आपके स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए थैंक यू। नमस्कार सभी को। सर, हम वही है कनाडा से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे थे कि जो बच्चे हैं, आज के लड़के हैं, लड़कियां हैं जो कनाडा मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले यही बता दीजिए किस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए? हाँ जी, मेरा ये सबसे पहला मैसेज यही है कि अगर कोई बच्चा चाहे वो इमीडिएटली आफ्टर अपनी +2 के बाद जाना चाहता है या ग्रेजुएशन करने के बाद जाना चाहता है, उसे सबसे पहले अपना करियर जो है फोकस करके प्लान करना चाहिए कि उसको किस फील्ड में जाना है और उसका यहाँ पर क्या फील्ड रहा है स्टडी का, और उसको आगे क्या फील्ड चुनना है। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, आपको उस कंट्री के अकॉर्डिंग जो चीज़ वहाँ पे प्रोफेशंस या ऑक्यूपेशंस इस समय और आगे आने वाले समय के अनुसार डिमांड में हैं, आपको वही ऑक्यूपेशन के अंदर आपकी स्टडी चुननी चाहिए या काम चुनना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी पॉइंट पर आती है कि जो सभी लोग जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग, उनमें से किसी ने अपना करियर जो है प्रॉपरली प्लान नहीं किया होता। उन्होंने अपनी स्टडी का फील्ड भी प्रॉपरली प्लान नहीं किया होता। जो नॉर्मली किसी एजेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जिनको हम एजुकेशन कंसल्टेंट्स बोलते हैं, वो अपनी जो कंसल्टेंट है अपनी सुविधा के अनुसार बच्चे को कोर्स थमा देता है और बच्चे को उस कोर्स में इंटरेस्ट भी नहीं होता और उसकी बहुत बार उस कोर्स की आगे जाके वैल्यू भी वहाँ पे उस कंट्री के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका 20 लाख 30 लाख रुपीज़ जो है वो एक बच्चे की पेरेंट्स का जो है बच्चे की स्टडी पे फंस जाता है और वहाँ जाके बच्चे के पास कोई रास्ता नहीं रहता कि उसकी एजुकेशन जो है वो किसी काम की नहीं है, वो वापस उस स्टडी से बाहर आ नहीं सकता। और उसके बाद जो लेटेस्ट अभी और रेगुलेशंस आ गए हैं कनाडा में स्पेशली, वो आप अपना कॉलेज भी नहीं चेंज कर सकते और उससे अगर आप कॉलेज या इंस्टीट्यूशन चेंज करना चाहते हैं तो आपको स्टडी वीज़ा ही दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा जो है ना समस्या आप एक स्टूडेंट के आगे खड़ी हो जाती है कि उसको करना क्या है। तो मतलब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग खुद एज ए कंसल्टेंट, हमारे पास जब कोई बंदा आता है तो हमें इतना उसके ऊपर आप लगा लीजिए कि हम खुद हमारे पास खुद एडवाइस नहीं होती कि हम उसको क्या एडवाइस करें। वो वापस आ नहीं सकता कॉलेज से और पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको 1 साल की पढ़ाई का खर्चा अराउंड अबाउट 20 लाख है कनाडा में, और नेक्स्ट ईयर की फिर से स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन उसको ये भी पता है कि स्टडी का फ़ायदा नहीं है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए प्लानिंग और फोकस के साथ बहुत ज़रूरी है, जो कि मोस्टली नहीं कर रहे हैं। मतलब बंदा एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता है, ना वो आगे जाने लायक है, ना वहां से वो पीछे हटने लायक है। एग्जैक्टली तो सर, अगर आपकी तरफ से बात कर ले तो आपके मेजर प्रोग्राम्स क्या है सर? देखिए, मैं एक RCIC हूँ और मैं किसी भी जो मेरे पास कोई स्टूडेंट इंडिया से मेरे से या किसी और कंट्री से कंसल्ट करता है तो मैं उसके खुद के प्रोफाइल को या और उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसको कोर्स के लिए एडवाइस करता हूँ। जैसे कि अगर आप बात करें जो मोस्टली आगे जाके अब आज की डेट में हेल्थ और कंस्ट्रक्शन के अंदर कनाडा का जो फोकस हो गया है, वो आगे जाके परमानेंट रेजिडेंसी भी उन्हीं को देंगे जो हेल्थ और कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहे होंगे। तो उसके लिए उनके पास अगर उसी रिलेटेड एजुकेशन हो तो वो बहुत बढ़िया रहती है।
अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है तो उनको उसी फील्ड में जॉब लगनी भी मुश्किल हो जाती है। तो उस फील्ड में एजुकेशन लेने के लिए बच्चों के पास मोस्टली +2 के अंदर जो है उन्होंने मैथ किया होना चाहिए, और उसमें भी 50 से ऊपर, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस के अंदर 50 मार्क्स से ऊपर की रिक्वायरमेंट ओनली मैथ्स की होती है। जो कि आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली जो बच्चे हैं वो या तो आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं और उन्होंने मैथ नहीं लिया होता है। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर आपके पास स्टूडेंट आता भी है तो मैं उसको अगर उसको प्रॉपर किसी अच्छे कोर्स में गाइड भी नहीं कर पा रहा हूँ तो वो एक बहुत बड़ी समस्या का है, समस्या ही है बेसिकली। सो अगर मैं किसी को गाइड करूँगा तो उसके इंटरेस्ट और उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बच्चे के पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं है। अभी रिसेंटली मैनिटोबा में सिनेमन कम्युनिटी कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर पिछले साल के मुकाबले में 20% सीट्स भरी हैं, क्योंकि 80% उन्होंने कोर्सेज ही बंद कर दिए हैं। क्योंकि उन 80% कोर्सेज के अंदर जैसे नॉर्मली कुकरी का कोर्स था, कुकिंग का, बिजनेस मैनेजमेंट का था, अकाउंटिंग का था, उन कोर्सेज के अंदर कनाडा ने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो कि बहुत बड़ी मेजर अट्रैक्शन थी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 1 साल की स्टडी के बाद आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है और 2 साल के बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता था। तो वो वर्क परमिट ही बंद कर दिया गया है, जो कि जो मेजर अट्रैक्शन थी। तो उसके लिए उस कोर्स में मतलब एलिजिबल कोर्सेज वो रहे ही नहीं और स्टूडेंट उसमें जाएगा नहीं, तो नेचुरली कोर्सेज जो है वो बंद करने पड़ गए और जो एलिजिबल कोर्सेज हैं उनके लिए स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। सो ये बहुत बड़ा चेंज आया है कि स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन ही नहीं है पर्टिकुलर कोर्स में। जो कोर्सेज आगे जाके उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दिलवाएंगे, उन कोर्सेज के अंदर उनकी एडमिशन लेने की क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो उस क्वालिफिकेशन को मतलब आज की डेट में अगर कोई बच्चा प्लान कर रहा है तो उसको पहले अपना +10 के बाद ही या +1 के अंदर कोई अपना टारगेट लेना पड़ेगा कि अगर मुझे फलां कंट्री में जाना है और उसमें मेरे को ये कोर्स करना है और उस कोर्स की ये रिक्वायरमेंट्स है, तो वो अगर रिक्वायरमेंट आज ही पूरी करने के लिए लग जाता है देन ओनली ही कैन गेट द एडमिशन। अदरवाइज उनको जो है +2 के बाद एटलीस्ट यहाँ पर कुछ एजुकेशन जो है अपनी बढ़ानी चाहिए और वेट करनी चाहिए। इमीडिएटली +2 के बाद नहीं जाना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी से, +2 के बाद इमीडिएटली अपना करियर अगर आपने पहले से प्लान नहीं किया हुआ तो अब्रॉड जाने का जो प्लानिंग मत करिए। तो सर जैसे आपने बताया कि वहाँ पे हेल्थ और कंस्ट्रक्शन का सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड है, तो अगर हम दूसरे अगर कोर्सेज की बात कर लें तो मतलब फिर तो स्टूडेंट वहाँ जाने के लिए एलिजिबल नहीं, तो फिर तो बिल्कुल सही बात कही आपने। ये अभी रिसेंटली इसकी जो है अपडेट आ चुकी है कि कोई भी और कोर्सेज के जो जिन्होंने किया होगा दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन कनाडा। सो किसी भी कोर्सेज में जैसे कि अकाउंटिंग, बिजनेस और नॉर्मली बच्चे चले जाते थे, जैसे कुकिंग के अंदर चले जाते थे, वो मत जाइए। बहुत बार ऐसे हो रहा है कि जैसे आपने पैकेज वाली बात बताई थी, उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे को यहाँ से 20 लाख 25 लाख के एक पैकेज में उसको भेज दिया जाता है और उसका जो कोर्स होता है एक बहुत ही छोटा सा प्राइवेट कॉलेज है, मतलब बहुत से छोटे से प्राइवेट कॉलेज हैं जिसके अंदर उसको कोई भी नॉर्मल कोर्स लेके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कुकिंग जैसा कोई कोर्स देके सिर्फ वीज़ा लगवा दिया जाता है। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी पता है कि इस कोर्स को करने वाले को कोई आगे हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वर्क परमिट देना है या नहीं देना है। तो बच्चे ने जो एजेंट ने उसको मिसगाइड किया, वो पैसा लगा के वहाँ पर पहुँच जाता है और उस कोर्स की ना तो पढ़ाई है और ना उसका आगे वर्क परमिट मिलना है। और सबसे बड़ी बात जो ठगी की जा रही है एजेंट्स की तरफ से, वो पैसा लेके कॉलेज में पैसा भर दिया प्राइवेट कॉलेज में, उस कॉलेज की एजुकेशन भी ज़ीरो है और उसको कोई रिफंड भी नहीं दिया जाता। तो इसलिए मत जाइए प्राइवेट कॉलेज में, किसी भी अनऑथराइज्ड एजेंट के हाथ में मत लगिए जब तक कॉलेज की आपने वेबसाइट या कॉलेज के जो कोर्सेज हैं उनके कंटेंट्स के बारे में आपको नहीं पता, तो जान के इस जो है ना मुसीबत में मत पड़िए। तो सर जैसे उसमें पैकेजेज में बताते हैं कि आपकी फीस हम भर देंगे अपनी तरफ से, तो क्या इज इट पॉसिबल कि स्टूडेंट के जाने से पहले ही उसकी फीस जो है वो एजेंट भर सकता है वहाँ जाके? ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चला है जी और अभी भी चल रहा है, जो कि एजेंट्स ने चलाया है वहाँ के कॉलेजेस के साथ मिलकर। जो कनाडा के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल DLI नंबर होता है, उन्होंने अपना कॉलेज जो है वो रजिस्टर कर लिया गवर्नमेंट के पास और अपने कोर्सेज भी रजिस्टर कर लिए। उसके बाद उन कॉलेजेस की इन एजेंट्स के साथ बहुत बड़ी मिली भगत है, जो कि
ये फीस भरते नहीं है, वो केवल एक रिसिप्ट इशू कर देते हैं कि यस वी हैव रिसीव्ड सो मच अमाउंट, और ये उस रिसिप्ट को उसकी इमिग्रेशन की जो एप्लीकेशन होती है, फाइल वीज़ा एप्लीकेशन की, उसमें लगा देते हैं और उसको बच्चे को वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद ये लोग उससे कैश पेमेंट लेते हैं, और बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि उन्होंने कोई उनकी जो बच्चे हैं उनके फीस भेजने की कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने उस कॉलेज को या इस एजेंट को फीस दी हुई है। जस्ट कॉलेज की और एजेंट की मिली भगत, जस्ट पेपर्स के खेल के ऊपर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने वीज़ा दे दिया और उस वीज़ा के बेस पे बच्चे को वो कनाडा में उतार देते हैं। उसके बाद बच्चे के पास कुछ भी नहीं होता। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम लोगों ने ये सिचुएशन कई बहुत बार देखते हैं, और हम आप इमेजिन नहीं करते, हम कर सकते कि हमें कितना दुख होता है कि आपके साथ कितना धक्का हो, और उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारा पैसा उसके घर वालों का बड़ी मुश्किल से जो उन्होंने लगाया होता है, किसी ने ज़मीन बेच के, किसी ने ज़मीन गिरवी रख के, या कोई अपनी एसेट्स कोई ना कोई बेच के ही जो है बच्चे को 25 लाख का खर्चा मोटा। डेफिनेटली इतना पैसा लगाने के बाद बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वही जो बच्चा फंसा हुआ है ना, आप देखते हैं, अगर आपने आज की डेट में अगर आप कोई खबर सुनते हैं कनाडा की कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या बच्चे कोई ड्रग्स में पड़ गए, या बच्चे ने कोई इलीगल काम कर दिया, वो इन्हीं एजेंट्स की क्या ही किया दराया, जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बच्चे को जो है ऐसा मिसगाइड करके वहाँ भेज दिया, और वो बच्चा, उसके पास कोई रास्ता तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? बिल्कुल गलत काम में जाएगा ना। क्योंकि अगर वो कोर्स चेंज करना, सपोज करो वो कोर्स चेंज करना चाहता है कि इस कोर्स में मैं गलत आ गया, मैं कोई और कोर्स कर लूँ, या मैं कोई LMIA जैसे होती है कनाडा के अंदर, मैं कोई वर्क परमिट में अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा लूँ, लेकिन उसके लिए अगेन उसको पैसे खर्चने पड़ेंगे, तो वो पैसे कहाँ से लगाएगा? तो बहुत बड़ा मेजर इशू है पैकेज डील्स के साथ। ये मतलब मल्टीपल टाइम ही नहीं कहूँगा, मैं ऑलवेज कहूँगा, जो भी बच्चा पैकेज डील के अंदर गया हुआ है, उस बच्चे के घर वालों से आप पूछ के बता दो मुझे, अगर कोई एक बच्चा भी आज सुखी होगा, खुश होगा अपनी ज़िंदगी में, अनलेस कि उसके घर वालों के पास बहुत अनलिमिटेड मनी होगी, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन पैकेज डील वाला बच्चा प्राइवेट कॉलेज में गया हुआ कोई भी बंदा सुखी नहीं है। आई नो इट पर्सनली, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मतलब ये है कि अगर कोई भी एजेंट आपके सामने पैकेज डील अगर देता है तो उसे बिल्कुल ही ना लें, खत्म। बिल्कुल, एब्सोल्युटली नो कहिए, बिल्कुल नो कहिए। पैकेज डील इज अ मेजर फ्रॉड, अ बिग डेंजर। डेफिनेटली। तो सर जैसे बच्चे यहाँ से स्टडी वीजा पे जो जाते हैं, क्या वो वहाँ जाके काम कर सकते हैं वहाँ पे? यस, अगर किसी बच्चे ने स्टडी वीज़ा का जो अप्रूवल हुआ है, वो जाके आज की डेट में पार्ट टाइम काम कर सकता है। उनको 22 आवर्स पर वीक काम अलाउड है। जी ठीक है। और सर जैसे हम बात कर रहे थे अभी स्टडी वीजा को लेके, कुछ इसके लिए भी जानकारी दे दें हमारे दर्शकों को। तो स्टडी वीज़ा के लिए मेरी सबसे बड़ी यही जानकारी है कि अगर आपको स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी प्रीवियस जो आपने इंडिया के अंदर एजुकेशन हासिल की है, उसके अकॉर्डिंग आप कनाडा में अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है मैच करिए कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस और एजुकेशन के हिसाब से। और उसके अलावा उस कोर्स की वहाँ पर वैल्यू भी होनी चाहिए। उस कोर्स की जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलना चाहिए, तभी आप उस कोर्स को ज्वाइन करिए, तभी अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। कोर्स के लिए सर आप बता रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि कैसे पता लगेगा कि कनाडा में जो है वो कोर्स उनके लिए सही रहेगा? कोई वेबसाइट है या किसी के थ्रू पता चल सके? ये बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस जो है उनकी IRCC की वेबसाइट पे मेंशन है। आप गूगल में टाइप करिए कि पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल कोर्सेज इन कनाडा, तो आपके पास लंबी लिस्ट आ जाती है, जिसके अंदर आप इवन कॉलेज को भी आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज जो है DLI में रजिस्टर्ड है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस के नाम से एक एब्रीवेशन है, जिसको आप सर्च कर सकते हैं कनाडा में। और उसके बाद आपको दूसरी सर्च करनी है कि एलिजिबल कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल कोर्सेज इन कनाडा। आप उस कोर्स को सर्च करने के बाद ही अपना जो है डिसीजन लीजिए, अदरवाइज मत जाइए कनाडा। मेरा सिंपल मैसेज है कि अगर आपके पास वहाँ जाकर अच्छी ऑप्शंस नहीं है ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज उससे बेहतर तो यही है कि आप यहीं पे अपना पढ़ाई लिखाई करिए और अपना जो है फ्यूचर प्लान यहीं पे करिए, जब तक कि आपको आगे से कोई और इंस्ट्रक्शंस या और जानकारी, सॉलिड जानकारी या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ अलग तरीके से चेंज नहीं होती, तब तक आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ तक देखिए दो बातें समझ में आती है कि अगर एजेंट आपको पैकेज डील ऑफर करे वो आपने नहीं लेना है। सेकेंडली, अगर आप किसी भी कंट्री, चाहे वो कनाडा हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, अगर वहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा कोर्स आपके लिए एलिजिबल होगा, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो वहाँ पे आपके लिए काम आएगी या नहीं आएगी, ये दो बातों का ध्यान आपने तो सबसे जरूर रखना है। और सर सेकेंडली हम बात कर लेते हैं वर्क परमिट को लेकर। वहाँ पे
हाँ जी, वर्क परमिट जो है कनाडा में अलग अलग तरह से होते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी, पर्सनल एलिजिबिलिटी के हिसाब से, और अगर किसी का स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो है ऑलरेडी कनाडा में है, तो उनको भी वर्क परमिट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा देती है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस आज ही मतलब इफेक्ट आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि LMIA बेस्ड वर्क परमिट। LMIA एक बेसिकली लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के जो भी कंपनीज हैं कनाडा में काम कर रही हैं, वो कंपनीज गवर्नमेंट से परमिशन लेती हैं कि हमारे पास लोकल मार्केट में जो है बंदे अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए, तो हम आउट ऑफ कनाडा जो है रिक्रूटमेंट कर सकें। वो लोग आउट ऑफ कनाडा के लोग एज ए विजिटर स्टेटस कनाडा के अंदर भी हो सकते हैं और कनाडा के बाहर भी हो सकते हैं। तो अगर आप कनाडा के बाहर हैं तो आपको पहले ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास अप्रूव्ड LMIA हो, जिसने गवर्नमेंट से परमिशन ली हो कि वो बाहर से बंदे हायर कर सकता है। तो उस जॉब ऑफर को वेरीफाई करने के बाद आप इसके लिए भरोसेमंद और अप्रूव्ड कंसल्टेंट के पास ही जाइए कि जो आपको जेन्युइन LMIA जॉब ऑफर दें। उसके बेस पर आपको वहाँ पर आपको जॉब ऑफर के बेस पे वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगेगी, जिसकी कि $155 जो है फ़ीस है। और वो प्रॉपर फीस भरकर आपको आपकी फ़ाइल के बारे में प्रॉपर जानकारी भी होनी चाहिए कि वो एक्चुअली ऑनलाइन अप्लाई हुआ भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे मामले में वर्क परमिट के नाम पे बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं कि एडवांस मनी आपसे कुछ 5 लाख 10 लाख रुपए ले ली जाती है और आपकी फ़ाइल भी एप्लीकेशन गवर्नमेंट को सबमिट नहीं हुई है। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की भी ज़रूरत है। और मेनली जो प्रोग्राम है वो LMIA बेस्ड जॉब ऑफर का होता है, और अगर आपकी जॉब ऑफर के बेस पे एप्लीकेशन वर्क परमिट के लिए अप्रूव हो जाती है, देन आप कनाडा में जा सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारी आगे की प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस भी हैं जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। लेकिन आगे एम्प्लॉयर जो हैं वो भी आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि वो आपको एक्चुअल काम देंगे या नहीं देंगे, उसके हिसाब से भी आपको अपनी लाइफ प्लान करनी है। तो ये तो हो गया कि एक इंडिविजुअल बेस पर LMIA बेस्ड जॉब ऑफर के बेस पर आप जो है जा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन जैसे मैंने बताई थी कि स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। सो आज गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की है कि बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो हैं नॉर्मल, जैसे कुक, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करने वाले, अकाउंटेंट, या बहुत सारे ऑक्यूपेशंस की जो लिस्ट है वो उनके स्पाउसेस कनाडा में अब वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहे। तो एक सिलेक्टेड कैटेगरी जो है लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके अंदर टीयर सिस्टम 0 और 1 के लोग तो डेफिनेटली उनके जो स्पाउसेस हैं अप्लाई कर सकते हैं, और टीयर 2 और 3 वाले जो ऑक्यूपेशन है वो स्पेसिफिक कर दिए गए हैं कि सिर्फ इन्हीं ऑक्यूपेशन में काम करने वाले लोगों के ही स्पाउसेस कनाडा में वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें जो एक एडिशनल और ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप मैरिड हो और LMIA बेस्ड जॉब ऑफर के बेस पर आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका स्पाउस उस आपकी जॉब के बेस पे बाद में वर्क परमिट ले सकता है या नहीं। सो एक मेजर चेंज आने की वजह से टोटल वर्क परमिट का जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। तो इसलिए आपको खास ख्याल रखना है कि आप अपने भी कंसल्टेंट जिससे भी आप काम प्रोसेस अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाते हैं, उनसे आप डिटेल जानकारी लीजिए, और जानकारी लेने के बाद उसको आप वेबसाइट पे IRCC की वेबसाइट के ऊपर सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको उसके साथ वेरीफाई भी कीजिए। तो यही मेरा सिंपल मैसेज है कि बी केयरफुल फॉर जॉब ऑफर आल्सो। अच्छा सर, आपने इसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की बात करी, ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे ज़रा। टीयर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब्स हैं, जिसके हिसाब से आपके डेजिग्नेशंस और आपकी जॉब ड्यूटीज़ जो है गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की हुई हैं वेबसाइट के ऊपर, और उनके हिसाब से ही जो है आगे जॉब ऑफर्स और उनके जो परमानेंट रेजिडेंसी के जो प्रोग्राम्स चलते हैं वो हर बंदे की जो भी वहाँ यहाँ से जाता है उसकी उसको वर्क परमिट देना है, परमानेंट रेजिडेंसी देनी है, तो ये सब कुछ टीयर सिस्टम के हिसाब से ही दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर जॉब 0 मतलब टीयर 0 में के अंदर आती है, उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, टीयर 1 के लिए डिफरेंट हैं, टीयर 2 के लिए डिफरेंट है, टीयर 3 के लिए डिफरेंट है। तो टीयर 3 के बाद जो टीयर्स होते हैं 4, 5 वो जनरली लेबर क्लास और जो आप लो स्किल्ड ऑक्यूपेशंस होते हैं उनको 4 और 5 में क्लासीफाई किया गया है। मतलब वैसे जैसे अपने इंडिया में होता है ग्रुप ABCD करके जो जॉब्स निकलते हैं गवर्नमेंट की, जी आप बिल्कुल वैसे आप कह सकते हैं कि लाइक सिमिलर टू दैट है, पर उसमें एक डिटेल उसमें उन्होंने ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट की साइट पे लिखा हुआ है टीयर
सिस्टम जो है वो एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया हुआ है। अच्छा सर, आपने पीछे वो बताया था कि आप जिससे भी वहाँ पे संपर्क करें वर्क परमिट के लिए, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट से अप्रूव है कि नहीं वो? सो जो रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय ए बॉडी CICC। आप CICC की वेबसाइट पे जाके आप कंसल्टेंट का नाम टाइप करके उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि वेदर ही और शी इज़ अप्रूव्ड और नॉट। तो उसकी बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है CICC, कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड कैनेडियन सिटीजनशिप। तो उसके ऊपर जाके सर्च किया जा सकता है। जी। तो सर, अगर करंट सिनेरियो की बात करें कनाडा में, तो क्या अभी के टाइम में लिए इंडियंस के लिए वहाँ पे जॉब है, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे? अगर मैं स्पष्ट रूप में बात करूं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑलवेज होती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ के हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो उन्होंने रिसेंट चेंजेस किए हैं, दे आर टोटली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो राइट नाउ जो आगे इलेक्शंस का जो माहौल बन रहा है और उसके हिसाब से जो कनेडियंस हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी कि जो इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा मास लेवल पे हुई है। उनको नॉर्मली उनको जो है प्रॉब्लम्स आई हैं, हाउसिंग से रिलेटेड कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन काम नहीं किया है। सो गवर्नमेंट को राइट नाउ जो है ना बहुत एजिटेशन का सामना करना पड़ रहा है फ्रॉम द कनेडियंस जो कि वहाँ पे सिटीजन्स हैं और यहाँ PR हैं। क्योंकि अगर कोई लोग सिटीजन्स हैं और वो लोग बहुत पहले से रह रहे थे, या जो लोग यहाँ से विद द होप टू गेट बेटर लाइफ, जो लोग मूव किए हैं कनाडा के अंदर और उनको भी वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई हैं, तो उससे लिए वो उनको ऐसा लगता है कि उनके सेंटीमेंट्स ऐसे हैं कि इमिग्रेशन इसके लिए जिम्मेवार है। सो गवर्नमेंट को, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, लिबरल गवर्नमेंट है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी में हमें चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए चेंजेस करने शुरू कर दिए और चेंजेस भी उन्होंने बड़े लेवल पे किए। सो वो इमिग्रेशन को बेसिकली राइट नाउ रोक के देखना चाहते हैं कि उनके ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि उनके पास कुछ समय के बाद वो लोग देखेंगे कि हमारे पास कितने लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं और हमें कितने और चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ मैनिटोबा एक प्रोविंस है, जैसे यहाँ पे स्टेट होती है वैसे एक मैनिटोबा स्टेट है। आज की डेट में आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, मैनिटोबा की गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को बोला है कि हमारा जो है इमिग्रेशन टारगेट अगर आप घटा देते हैं तो हमारे बिजनेसेस को बहुत सारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा कि उनके पास वर्कर्स काम करने के लिए नहीं है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि डिमांड नहीं है, वर्कर्स नहीं चाहिए हैं उनको, लेकिन उन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा करना चाहती है कि हेल्थ ऑक्यूपेशन और कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है उसके अंदर लोगों को मेजर काम में डालना चाहती है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि डिमांड, चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो या अदर मेटल इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी जगह वर्कर्स की ज़रूरत है। लेकिन वो समय समय पर डिपेंड करता है कि उनको कितनी ज़रूरत है और वो लोग अपनी जो डाटा है उसको अपडेट करते रहते हैं। इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट ऑफ मैनिटोबा, जैसे कि आप अगर सर्च करते हैं तो आपके पास लिस्ट आ जाती है कि हमारे इस स्टेट के अंदर किस प्रोफेशन की, किस ऑक्यूपेशन की ज़रूरत है। सर, जैसे अपने इंडिया में क्या होता है ना कि अगर सरकार कोई योजना लेके आ भी रही है, कुछ नया लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो दिखता है उसके ऊपर, चाहे वो स्टेट्स का हो चाहे पार्टीज का हो। क्या कनाडा में भी सिस्टम ऐसा देखने को मिलता है? हाँ जी, एग्जैक्टली ये चीज़ वहाँ पे भी मैटर करती है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके लिए उनकी पॉलिटिकल कुछ ना कुछ विल जरूर होती है। सो जैसे पीछे आपको मैंने अभी डिस्कस करते हुए बताया कि इमिग्रेशन की वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा है। जैसे मैनिटोबा के अंदर बात करें तो लिबरल गवर्नमेंट जो स्टेट में है वो उनको उतने वोट नहीं मिले गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। सो कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि हमारे जो लोग खिलाफ हैं और वो अपनी जो है पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल चेंज करते रहते हैं। तो अगर अभी के सिनेरियो को देखें तो क्या लोगों को फिलहाल प्लान करना चाहिए कनाडा मूव ऑन करने के लिए फिलहाल के सिनेरियो में? मैं ये कहूँगा कि यस, आप प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप प्लान तभी करें जब आपको प्रॉपर एक दिशा निर्देश और एक डायरेक्शन और आपकी एजुकेशन प्रॉपर हो और उस चीज़ की आगे जाके डिमांड हो, तभी प्लान करें। अदरवाइज ना तो पहले करना चाहिए था ना अब करना चाहिए। ये सवाल मैंने स्पेशली इसलिए पूछा सर क्योंकि ट्रूडो जो है इस्तीफा दे चुके हैं, आगे इलेक्शंस है, तो इन सब माहौल को देखते हुए मैंने पूछा था कि क्या करें फिर जाने के लिए। बेसिकली अगर नई गवर्नमेंट आती है तो कोई ना कोई शफलिंग जरूर होगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी चेंज होंगी।
हो सकता है कि वो इमिग्रेशन प्लान्स को अभी रिड्यूस ही रखें, लो लेवल पे रखें, तो उसके हिसाब से बाद में नेचुरली जब बिजनेसेस का काम नहीं चलेगा, उनको वर्कर्स चाहिए, क्योंकि कनेडियंस इतने इनफ नहीं हैं कि वो हर काम को कर सकें। यानी कि जो सिटीजन्स या पीआर हैं वो लोग इतने नंबर में नहीं अवेलेबल कि हर बिजनेसेस को वो सपोर्ट कर सकें। तो इनको फिर से वर्कर्स चाहिए होंगे और वो उसके लिए डिमांड क्रिएट होगी और गवर्नमेंट वैसी उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज लेके आएगी। क्योंकि है भी क्या है ना कि यहाँ से कई लोग 30-40 साल से गए हुए हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं और उनके अंडर जो है गोरे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि जब आप क्योंकि जो पब्लिक है उसके अंदर चाहे वो गोरा हो, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, सभी लोग एक समान होते हैं कनाडा के अंदर। तो जो भी इंडस्ट्री किसी ने सेटअप की है, मान लीजिए कोई इंडियन मूल का बंदा है या कोई पाकिस्तानी है या कोई इजिप्शियन है, कोई श्रीलंकन है, तो उन सभी के पास हर तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि वो गोरे ही होते हैं, वो सभी तरह के लोग एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके पास काम करते हैं, क्योंकि उनको काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है। जैसे टिम हॉर्टन्स है, एक बहुत बड़े लेवल पे एक फूड चेन है, मैकडी है, ये बहुत बड़ी चेन है और इसके अंदर वर्कलोड काफ़ी होता है। और वर्क जो उनके कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स भी इनके बहुत नंबर्स में हैं, उनको सर्विस देने के लिए डेफिनेटली एम्प्लॉयर्स को वर्कर की ज़रूरत होती है। तो उसमें वो रेस या रिलीजन को की परवाह किए बिना लोगों को रिक्रूट करते हैं और उनको पेमेंट उसकी अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेज रेट करते हैं। तो सर इसमें हम एक पीआर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जी। इसके लिए प्रोसेस बता दीजिए सर कि क्या होता है, कैसे है और आने वाले टाइम में क्या मुश्किल, क्योंकि आपने बताया कि अभी जो इमिग्रेशन प्रोसेस है थोड़ा रोका जा रहा है, तो क्या उसमें दिक्कत करेगी ये चीज़ें? जो परमानेंट रेजिडेंसी के पाथवेज हैं वो इकोनॉमिक इमिग्रेशन जो कि सबसे बड़ा प्रोग्राम है कनाडा का, उसमें आपकी जो इमिग्रेशन है वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के तहत या फिर एक्सप्रेस एंट्री के प्रोग्राम के तहत आपकी हो सकती है। सो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो है गवर्नमेंट इस साल इन साइड कनाडा के जो वर्कर ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर फोकस करने जा रही है, और आउटसाइड कनाडा जो कैंडिडेट्स जो कनाडा में आना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस ज़रा कम है। सो अभी आप अपने परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम को आपको हो सकता है कि रोकना पड़े। अच्छा सर, लोग वहाँ पे पीआर लेने की सोचते हैं, लेकिन पीआर लेने का वहाँ पे फायदा क्या है? क्योंकि वहाँ पे मकान तो काफी महंगे होते जा रहे हैं। मैंने कई लोगों के व्लॉग्स में ऐसे देखा है कि मकानों के रेट काफी महंगे होते जा रहे हैं। अगर आपकी सैलरी 20-30 हज़ार है तो 6-7 लाख का घर तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे वहाँ पे। नहीं, अफोर्डेबिलिटी का जो इशू है वो सब्जेक्टिव टू द सिटी है, सिटी भी है कि मैं ये नहीं समझता कि ऐसा कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है। अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ की जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, और जो घरों के प्राइजेज़ हैं वो भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह के जो है लोगों के लिए अवेलेबल हैं। अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो वो अपार्टमेंट ले सकता है, उससे थोड़े ज़्यादा हैं तो उसके बाद टाउन हाउसेज की ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। उसके बाद डिफरेंट तरह के हाउसेज हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम साइज ऑफ द पीपल। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा वहाँ पर कोई भी जॉब कर रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ नॉर्मली आजकल तो इंडिया में भी काम कर रहे हैं, तो अगर कनाडा में भी वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको घर लेने में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है कस्टमर की फेवर में है। अच्छा, बैंकिंग पॉलिसी की बात चलिए सर, एक बार इस पे भी जान लेते हैं कि क्या पॉलिसीज है वहाँ पर और किन चीज़ों का ध्यान जो है लोगों ने रखना है वहाँ पे। बैंकिंग पॉलिसीज जो है मेजर जो चलती हैं वो चलती हैं क्रेडिट स्कोर के ऊपर, प्लस बंदे की जो इंडिविजुअल इनकम कितनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कनाडा में मूव होते हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंस भी अगर मूव होते हैं तो सबसे पहले हमें जाकर अपने क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है वो बहुत जल्द अवेलेबल हो जाती है, और उसको प्रॉपर ढंग से यूज़ करें। इमीडिएटली आफ्टर मूविंग टू कनाडा आप जो है क्रेडिट के ऊपर डिपेंड ना हो, अपना पैसा भी आपको जाकर ले जाना पड़ेगा। जब तक आप सेटल नहीं होते तो आपके अपनी सर्वाइवल के लिए आपको अपना हो सकता है कि जो बैकअप मनी है आपके पास इंडिया में उसको यूज़ करना पड़े। उस बैकअप मनी को यूज़ करते हुए आप अपने जो नया ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है वहाँ पे चूज़ कीजिए। आपकी पहले से जो यहाँ की एजुकेशन और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अलाइन कीजिए। अलाइनमेंट के बाद आप स्लोली उस एनवायरनमेंट के अंदर जो ढल जाएंगे तो उसके बाद आपके वहाँ पे जब क्रेडिट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, देन आप जो है घर अपना कोई घर लेने का सपना है या कुछ आगे कार लेने का सपना है वो आप साकार कर सकते हैं बहुत आराम से। कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है उसके अंदर कि मतलब हर चीज़ जो डिपेंड करती है वो प्लानिंग के ऊपर। अगर आप यहाँ से मूव हो गए तो आप इमीडिएटली आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपको एक बैकअप मनी लेके चलनी पड़ेगी।
बैकअप मनी की बात हो रही है सर, तो मतलब अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसे मेंटेन रखना है, और बैकअप मनी कितना लेके चले यहाँ से कि, और कितने टाइम के लिए कि वो सर्वाइव कर सके, 1 साल 2 साल कितना? नो ऐसा है कि जो डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में मूव हो रहे हैं। मेरी ये एडवाइस होती है कि अगर कोई परमानेंट रेजिडेंसी लेके जाता है कनाडा के अंदर, उसको पहले स्मॉल सिटी में अपनी लाइफ शुरू करनी चाहिए। होता क्या है कि लोग जो है बड़े सिटी में, जैसे टोरंटो, आई मीन टोरंटो बड़ा सिटी है, ग्रेटर टोरंटो एरिया, जैसे यहाँ पे ग्रेटर मोहाली एरिया है, या दिल्ली, मुंबई, दिल्ली है, चेन्नई। सो पहले तो वो जो है मतलब जो बड़े सिटीज़ हैं उनके आसपास रहने की बजाय थोड़ा उनसे दूर रहे। तो जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन क्या है। सो स्मॉल सिटीज़ के अंदर अगर आप जाते हैं तो अराउंड अबाउट आज की डेट में, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ भी काफ़ी बढ़ चुका है, तो रेंट मिलाकर जो है $4,000 से $5,000 का खर्चा मंथली है। सो अगर कोई बंदा परमानेंट रेजिडेंसी लेके मूव हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको महीने 2 महीने या 3 महीने के अंदर कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाती है। सो आप ये लगा के लीजिए कि 4 से 5 महीने का आपके पास बफर होना चाहिए। दैट शुड बी अराउंड $20,000-30,000। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। मतलब अगर वो इंडिया से जा रहा है तो एटलीस्ट 50 लाख का तो अपने पास बैकअप लेके जाना पड़ेगा शायद। नो इट इज़ जस्ट 20 lakhs, अराउंड अबाउट 20 lakhs उनके पास होने चाहिए, ताकि उनको क्योंकि आप नए कंट्री के अंदर लाइफ शुरू करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर पहले हमने एजुकेशन ली, उसके बाद हमने कोई एक्सपीरियंस काम का एक्सपीरियंस लिया, घर बनाया। सो सेटल होने के बाद अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी तो आपको सेटल होने के लिए टाइम चाहिए ना। बिल्कुल। तो अगर आप इम्पेशेंट होके चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आपको प्लान करना पड़ेगा। मेरी एक और एडवाइस होती है कि जैसे यहाँ से कोई बंदा, मोस्टली लेडीज़ जो हैं वो बीएड होती हैं, मान लीजिए कोई किसी ने बीएड या एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ कनाडा में जाकर अपनी एजुकेशन को WES और लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से असेसमेंट करवा के वो अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, जैसे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे असिस्टेंट टीचर की डिमांड होती है, उन ऑक्यूपेशन में जॉब ट्राई करके वो बड़े आराम से जॉब ले सकते हैं। उनको 2-3 महीने भी वेट करने की ज़रूरत नहीं होती अगर वो वेल प्लान्ड हैं। बल्कि जब आपकी परमानेंट रेजिडेंसी होती है तो आपको एक टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आपने कनाडा में पहुँचना है। तो आप वो 6 महीने जो है ना यूटिलाइज कीजिए कि आपको वहाँ पे जाके क्या ज़रूरत पड़ेगी और क्या चीज़ आप यहाँ से करके जाएँ कि आपको वहाँ के अकॉर्डिंग जॉब मिल जाए। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ से आप अगर ड्राइविंग नहीं भी आती तो यहाँ से ड्राइविंग सीख के वहाँ जाइए, और जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लीजिए। सबसे बड़ी समस्या आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस लोग बहुत लंबे समय तक मोस्टली लेडीज़ नहीं लेती हैं, जो कि उनकी जाके आगे तरक्की की राह में जो है प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि हस्बैंड अगर कहीं पे जॉब कर रहा है और वाइफ को कार नहीं आती है, तो वो अपनी जॉब छोड़ के वाइफ को मान लीजिए कहीं भी लाना ले जाना पड़ेगा, तो वो उनकी एक तरह से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो उनको पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वेल प्लान होना चाहिए। तो कैसे अप्लाई करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिफरेंट रूल्स होते हैं। जैसे आपका प्रीवियस लाइसेंस है इंडिया के अंदर, उसको आप दिखा के एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिल जाते हैं। पहले आपको रिटन टेस्ट देना होता है। हर गवर्नमेंट का, हर स्टेट का अलग अलग टेस्टिंग सिस्टम है। पहले आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आपको एक टाइम के अंदर रोड टेस्ट देने के बाद फाइनल लाइसेंस मिलता है। तो रोड टेस्ट देने के लिए आपके पास वहाँ के लोकल ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो वो अवेलेबल हैं, इजीली ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर यहाँ से किसी को ड्राइविंग अच्छी तरह आती है तो वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट की मतलब ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेकर ड्राइविंग टेस्ट देना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन येस, इट इज़ चैलेंजेबल बिकॉज आपको रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं पता होते वहाँ के। तो आपके पास ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल होता है, आप उस मटेरियल को बार बार पढ़ के रूल्स एंड रेगुलेशन की जानकारी लेने के बाद आप साथ साथ इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लीजिए और टेस्ट दीजिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात चली है सर, ये जैसे कि हमारे इंडिया में रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल भी हैं, क्या कनाडा में रूल्स फ्लेक्सिबल हैं या कैसे रूल्स हैं वहाँ पर, स्पेशली अगर ड्राइविंग को लेकर बात करें तो? नहीं जी, वहाँ पर फ्लेक्सिबल रूल्स जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि जो मेजर इशू है वो इंश्योरेंस का है। आपकी जो ड्राइविंग है वो इंश्योरेंस के साथ कनेक्टेड है। आप बिना इंश्योरेंस के ड्राइव नहीं कर सकते हैं। पर्सनल इंश्योरेंस होता है, ये गाड़ी का अपने इंडिया की तरह गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता, बंदे का पर्सनल इंश्योरेंस होता है। मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस और पर्सनल इंश्योरेंस दोनों अटैच होते हैं। अच्छा। और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बहुत
ऑलमोस्ट बहुत हार्ड ही मान के चलिए आप, क्योंकि स्पीड जोन्स बने हुए हैं, जैसे कि स्कूल जोन्स होते हैं। स्कूल जोन्स के अंदर 30 की स्पीड लिमिट होती है, और जो रोड के इन साइड्स हैं, मतलब जो भी एक रेजिडेंशियल एरिया के इन साइड रोड्स हैं, वहाँ पर 50 या 60 की जो स्पीड लिमिट होती है। हाईवेज के ऊपर 100 की लिमिट होती है। तो जहाँ भी स्पीड लिमिट को अगर किसी ने तोड़ा और उसको ब्रेक किया, तो रूल्स को ब्रेक किया, जैसे फ़ोन सुनना या ओवर स्पीड करना, उसके लिए बहुत हैवी पेनल्टीज़ हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान की इनकम से भी कई बार ज़्यादा होती हैं। फिर भी कितनी तक की पेनल्टीज होंगी वहाँ पे? नॉर्मली मान लीजिए कि 500 से ऊपर ही पेनल्टी है। आप कोई मेरी छोटे भी अगर आपने फ़ोन सुना, तब भी 600-700 की पेनल्टी है। ये मैं आपको अपने मैनिटोबा स्टेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और अलग अलग स्टेट्स के अंदर लगभग इतनी ही पेनल्टीज़ हैं, $600-700, जो कि बहुत आम है। और वो फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर आप किसी को अगर आपको ये ब्रेक करते हुए पकड़े गए हो, तो आप किसी को भी जो है किसी ऑफिसर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। दे विल इशू सिंपली द टिकट, हाँ टिकट बोलते हैं, जैसे यहाँ चालान बोलते हैं, तो टिकट बोलते हैं, आपको टिकट इशू हो जाएगी। तो आपकी वो रिकॉर्ड पे भी चढ़ जाती है। रिकॉर्ड बोलते हैं कि वो क्रेडिट स्कोर और सारे आपके ऊपर, अगर आप टाइम पे नहीं पे करते तो उनके रिकॉर्ड पे चढ़ जाती है। तो रूल्स फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए मेजर जो आजकल बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, DIU। अगर कोई स्टूडेंट वर्कर, मतलब वर्कर मीन्स जो वर्क करने गया हुआ है या स्टूडेंट के बाद उसका वर्क में कन्वर्ट हो रखा है, या विजिटर है, अगर वो ड्राइविंग उसने शराब पी के या कोई और नशा करके की है, तो ये बहुत बड़ा मेजर क्राइम है। उसके ऊपर बहुत मेजर चार्ज लगते हैं, और उसको आगे परमानेंट रेजिडेंसी लेने में या फिर कोई और भी गवर्नमेंट से फैसिलिटी लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और कई बार मेरे पर्सनल जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस हो रखा है। अगर किसी बंदे से ये क्राइम हो गया, ड्राइविंग जो उसने शराब पी के की थी, ड्रिंक एंड ड्राइव का, तो उसका लाइफ खराब है, उसका कोई चारा नहीं है कनाडा के अंदर। इतने ज़्यादा रूल सख्त हैं। तो ये सारी बातें देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि जो ड्राइविंग है उसके ऊपर जो रूल्स हैं उसको बहुत खास ख्याल रखते हुए, पालन करते हुए ही रहना चाहिए। ड्राइविंग को लेके सर ने रूल्स बताए सर, और भी जैसे पुलिस के और कोई रूल्स, जैसे हमारे देश में तो नए कानून आ गए, तो बहुत कुछ बदलाव हो गया, अगर वहाँ पे थोड़े कानून के बारे में लोगों को बता दें। नॉर्मल जो कानून है वो देखिए, ड्राइविंग के ऊपर तो जैसे मैंने बता दिया, कोई भी आप जो दूसरा कोई भी क्राइम करते हैं, कोई भी बंदा अगर क्राइम करते हुए पकड़ा गया, तो उसकी बहुत सारी जो मेजर जो है सजाएं हैं। कोई इंडिया की तरह कोई पैसे देके तो बंदा छूटने वाला नहीं है, 100-200 रुपए देके, तो वो तो उनको जो भी उनको सजा होगी एज पर लॉ, वो प्रॉपर केस चलेगा। जो जैसे इंडिया की तरह होता है कि अगर आपको उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्ट करने के बाद उसको जमानत अगर मिल सकती है तो मिलेगी, नहीं तो केस चलेगा। तो पीछे रिसेंटली एक आपने अगर कहीं ना कहीं पढ़ा हो, तो एक बंदे ने जो है स्कूल बस के साथ उसकी टक्कर हो गई थी, तो वो बंदे को इतनी मेजर सजा हुई है कि उसको डिपोर्ट कर, अल्टीमेटली उसको डिपोर्ट ही किया, और एक बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो चुकी है। तो जो इसको लेकर, क्राइम को लेकर जो सजाएं हैं वो हैवी हैं, इजी नहीं है, उससे बचना आसान नहीं है। अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो वो कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर चला जाए, कनाडा के अंदर वो बाहर भी नहीं जा सकता, और उसको पकड़ के ही रहेगी पुलिस, ये तो बात श्योर है, उसके पास कोई और चारा नहीं है। मतलब यहाँ की तरह नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी में जी रहे हो तो वहाँ तो नहीं जीने देंगे ऐसे। नॉट एट ऑल, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कानून के लिए। अगर वो ओवर स्पीड करके कोई क्राइम करके भाग रहा है तो बहुत मुश्किल है बचना। अच्छा सर, पीछे आपने बताया था कि जैसे अगर आप नए नए कनाडा में आ रहे हो तो महंगी सिटी में ना जाकर आप किसी सस्ती सिटी में चले जाओ। तो कनाडा में वो कौन कौन सी जगह है कि जहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करते हो कि वहाँ ना जाके आप इस जगह पे जा सकते हैं? हाँ जी, कनाडा देखो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फैला हुआ है। ईस्ट में शुरू हो जाता है नोवा स्कोशिया कोस्टल एरिया जो बोलते हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, देन आगे आते आते आपके पास ओंटारियो है, जिसके अंदर मेजर आप सुनते हैं टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ये सिटीज़ हैं। उसके बाद मैनिटोबा है, स्टेट है, जिसके अंदर विनिपेग सिटी है, ब्रेंडन सिटी है। उसके बाद आगे चलते चलते आपके पास और प्रेरी स्टेट्स आ जाती हैं, ये अल्बर्टा, सस्कैचुअन, एंड देन लास्ट में वेस्ट में जाके आपके पास ब्रिटिश कोलंबिया आती है। सो अब आपको क्या करना है कि जब आपने सबसे पहले तो सिटी चूज करने के लिए आपको थोड़े कनेक्शंस देखने चाहिए, नेटवर्किंग में कि आपके कनेक्शंस किस सिटी में हैं। अगर आपके कनेक्शंस मान लीजिए बिग सिटी में ही हैं, तो बिग सिटी में भी आप अपने कनेक्शन को यूज़ करते हुए
अपनी सहूलियत के मुताबिक आसपास के जो स्मॉल सिटीज़ हैं, जैसे ओंटारियो के अंदर लंदन है, उसके आसपास छोटे छोटे और बहुत सारे सिटीज़ हैं, ब्रेंटफोर्ड है, नियाग्रा फॉल्स है, तो उन जगह पे भी आप अपना जो है वो रेजिडेंस जो है चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी पड़ती हैं कि हमारी जो काबिलियत है उसकी जॉब कहाँ पर लग सकती है। कि लोकेशन के हिसाब से कितना दूर पड़ेगा? नहीं, आप जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, तो उस टीचर को जॉब अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर सभी जॉब अप्लाई करने के लिए सभी एलिजिबल हैं। इवन की वर्कर भी एलिजिबल है, जो ओपन वर्क परमिट पर है वो भी एलिजिबल है काम करने के लिए। कोई उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई परमानेंट रेजिडेंट है या सिटीजन है तो उसको जॉब के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। सो उसको अपनी काबिलियत के अनुसार भी एक सिटी चूज करना चाहिए। जैसे अगर बात करें मैनिटोबा जो स्टेट है उसके अंदर 2 सिटीज़ हैं मेजर, विनिपेग और ब्रेंडन। सो विनिपेग सिटी जो है वो इटसेल्फ एक कंप्लीट सिटी भी है और स्मॉल सिटी भी है। यहाँ पर घर जो है 2 लाख से लेकर 1.5 मिलियन 2 मिलियन तक पड़े हैं। अगर किसी की पॉकेट 2 लाख का घर अलाउ करती है, 3 लाख का करती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जा सकता है, उसकी चॉइस है। उसके साथ ही लेकिन उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी देखनी पड़ेंगी। तो विनिपेग की जो पॉपुलेशन है वो इस तरह से है कि 900,000 के अराउंड पॉपुलेशन है। तो उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आसपास के छोटे सिटीज़ के अंदर और विनिपेग में अवेलेबल हैं। तो आपको जो है जो भी हम जाते हैं जम्मू करते हैं तो उनको अपने कनेक्शंस, जॉब अवेलेबिलिटी और अपने फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए आगे का प्लान करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे ना सोशल मीडिया पर हमने एक वैंकूवर है वहाँ की हमने वीडियोस देखी है कहीं से कि ड्रग्स लेके लोग ऐसे ज़ॉम्बीज की तरह घूम रहे हैं वहाँ पे, सड़क के किनारे बुरी हालत में पड़े हैं। तो क्या वो जगह रहने के लिए सिक्योर है, अगर स्पेशली अगर इमिग्रेंट्स वहाँ से जाते हैं? देखिए ये एक इशू है कनाडा के अंदर। हाँ। कि हाँ, डाउनटाउन्स के अंदर कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी के मैं नाम नहीं दूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जो होमलेस है बेसिकली। तो वो लोग जो है एडिक्शन है उनको, ये नशे की कनाडा की एडिक्शन है। दूसरी तस्वीर ये भी है। हाँ, वो देखिए वो हर चीज़ की हर एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। सो कनाडा के अंदर भी सेम है। तो वो कुछ एक कम्युनिटी है या कुछ लोग होते हैं जिनके पास अपने घर नहीं है या जो ड्रग्स के एडिक्टेड हो चुके हैं, तो वो लोग को आप इस तरह से देख सकते हैं वो कि हर किसी कंट्री में और हर सिटी में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ओनली वैंकूवर में है। तो वो विनिपेग, टोरंटो, कहीं भी आप देख सकते हैं। इवन इंडिया में भी कुछ लोग, कुछ सिटीज़ या कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ पे ड्रग्स से जो एडिक्टेड लोग हैं वो ऐसे इस तरह से घूम रहे होंगे। और सर फिर ये जान लेते हैं कि अगर कोई यहाँ से कनाडा अगर जा रहा है तो उसे कितना फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा वहाँ के माहौल के हिसाब से, क्योंकि देखो जाते जॉब आपको मिलेगी नहीं, वहाँ का वेदर भी आपको अलग कंडीशन मिलेगा, वहाँ का कल्चर भी आपको अलग मिलेगा। तो खुद को सर्वाइव करने के लिए वो क्या करें वहाँ जाके? देखिए काफ़ी बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसके अंदर हर पर्सन की अलग अलग स्टोरी है। जैसे कि स्टूडेंट या लाइक जो छोटी एज में जाता है, 23-25 की एज में जाता है, उसके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसे अलावा उसके ऑपोजिट अगर हम देखें कोई 40-45 एज में गया है तो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। लेकिन कनाडा एक आप लगा लीजिए कि कंट्री जो है वो टोटली हमारे से रिवर्स है। वहाँ पर वर्क कल्चर और वहाँ पे एनवायरनमेंट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। और बहुत सारे केसेस के अंदर जो हमारी यहाँ की क्वालिफिकेशंस होती हैं उन क्वालिफिकेशंस को वहाँ पर जो है इक्विवेलेंसी करवानी पड़ती है। और जब तक हम उस हमारी एजुकेशन को वहाँ की एजुकेशन के मुताबिक उसकी अलाइनमेंट नहीं करते तो हमारे को जॉब नहीं मिलती। तो हमें उस दौरान जब तक हमारे पास जो एजुकेशन को हमने अलाइन नहीं किया तब तक के पीरियड के लिए कुछ भी काम करने के लिए, जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे चाहे वो ऑफिसर भी हो, अगर उसको वहाँ पे ड्राइविंग भी करनी पड़ती है तो उसको वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर वो उसको किसी रेस्टोरेंट के अंदर जॉब करनी पड़ती है तो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जॉब वहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस देती है। ना ओनली कि मतलब ये नहीं कि आपको कोई जॉब के से आपको सर्वाइवल की मनी मिलती है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। कल को आपने रेस्टोरेंट के अंदर जॉब की हुई है और उसके बेस पे आपने 2 साल बाद 3 साल बाद अपना रेस्टोरेंट ही खोलना चाहते हैं, तो भी आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं है रेस्टोरेंट का तो आप कैसे बिजनेस खोल लेंगे। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज मस्ट। अगर स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट जो होता है ना वो तो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करता है, तो उसको एक्सपीरियंस होते रहते हैं। रेस्टोरेंट में काम करना है या किसी वेयर हाउस में काम करना है या किसी फैक्ट्री में काम करना है, तो उसने वो स्मॉल जॉब्स की हुई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो होता है धीरे धीरे करके।
पहले स्टूडेंट है, फिर वर्कर है, फिर रेजिडेंट होता है, तो उसको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा जो दूसरे बंदे हैं जो एज ए परमानेंट रेजिडेंट जाते हैं, तो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत बार नहीं होता, लेकिन उनको कुछ टाइम के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ता है ताकि वो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल सकें, एजुकेशन ले सकें, एक्सपीरियंस ले सकें और अपना आगे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे कोई यहाँ से बैंकिंग से गया है तो वहाँ पर मॉर्गेज कंसल्टेंट का काम है, रियल एस्टेट के एजेंट का काम है, वो लोग अपना काम कर सकते हैं और बहुत आराम से वो सेटल भी हो सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि कई बार टॉन्ट मार लेते हैं कि गांव में था तो बड़े मौज से रहता था, वहां जा रहा था एयरपोर्ट पे पोछा लगा रहा करके। देखिए वो एक उसको आप लगाइए, टॉन्ट ही है बेसिकली। एयरपोर्ट पे जो पोछा है, अगर आप तस्वीर सोचेंगे कि यहाँ पर जो पोछा लगाने वाले की हालत और जो उसको इक्विपमेंट्स है उसके पास, उसके कनाडा में बहुत रिवर्स है। वहाँ पर जो पोछा लगाने वाला कोई हाथ में पोछा पकड़ के नहीं लगा रहा, उनके पास बहुत अच्छी मशीन्स हैं, साफ सुथरी मशीन्स हैं और उनको काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। मतलब जॉब जो डिग्निटी है वो मेंटेन्ड है। अगर कोई बंदा पोछा पे लगा रहा है ना, तो वो उसकी ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई इन्फीरियर हो गया तो उसको कोई बंदा बात नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। और सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें, चाहे आप पोछा लगाने वाले की बात करें, तो वो उनकी जो तस्वीर है ना कनाडा में काम करने वाले की और इंडिया में काम करने वाले की बहुत डिफरेंट है। मैं कहूँगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो अगर किसी को जाके एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले या किसी को क्लीनिंग का भी काम मिलता है तो कोई बुराई नहीं है। मेरे साथ अच्छे नॉन पर्सन्स हैं जिन्होंने ये सब काम किए हुए हैं, लेकिन वो आज अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है। मतलब यही है कि अगर आप किसी भी कंट्री में मूव ऑन कर रहे हो तो आप ये सोच के मत जाओ कि जाते ही मैं लाखों कमाना शुरू कर दूंगा मैं। बिल्कुल जी। जो जॉब आपको पहले हाथ में मिलेगी, क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो जॉब जरूरी है, पैसा जरूरी है आपके लिए वहाँ पे। जी बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ देखो ये हर पर्सन की अपनी अपनी कैपेसिटी भी है। अगर कोई पर्सन के पास यहाँ पे अच्छा पैसा है, वो वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकता है। कुछ टाइम वो वहाँ के लोकल मार्केट को स्टडी कर सकता है। अगर उसके पास बफर मनी पड़ी है तो वो बजाय की जॉब के अलावा वो अपने जो स्किल्स हैं ना उनको यूज़ करके वहाँ की जो बिजनेसेस को स्टडी भी कर सकता है। उनके पास रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, मॉर्गेज कंसल्टेंट्स हैं, बैंक्स हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। ये नहीं कि जाते ही उसको पोछा ही लगाना है तो तभी उसको ज़िंदगी उसकी शुरू होगी, ऐसा नहीं है। टैक्सी चलानी है तो ही उसकी लाइफ शुरू होगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए गए हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं। उसके अलावा जो पर्सन है वो जाके अपने पर्सनल लेवल पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं ऑप्शंस। रियल एस्टेट एजेंट से मिल सकते हैं, वो मॉर्गेज कंसल्टेंट से मिल सकते हैं कि अगर हम ये बिज़नेस लेना चाहते हैं तो हमें कितना लोन मिल जाएगा, कितना हमें अपना खुद से पैसा डालना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें के लिए डाटा इकट्ठा करने के बाद वो लोग अपना कुछ टाइम बाद बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो लोग भी सेटल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जाके जॉब ही करनी है। हाँ, जॉब अगर करनी है तो वो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको करनी है, तो दैट इज़ गुड थिंग। अच्छा सर, ऑक्यूपेशंस की हम बात ही कर रहे थे अभी। कनाडा के किस इलाके में है जो है इस समय पे ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा है? देखिए कनाडा के हर पार्ट में ऑक्यूपेशन की डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की डिमांड रहती है। लेकिन अगर आप ये लगा लिए ये सोचें कि एक पर्टिकुलर चीज़ की जो है आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे काम मिल जाएगा तो वो कहना गलत होगा। जैसे कि इंडिया में क्या है कि बेंगलोर जो आईटी हब है, अगर कोई आईटी करना चाहता है वो बेंगलोर चला जाए फिर। हाँ जी, उसमें क्या है कि अगर आईटी की जॉब, मोस्टली आईटी की जॉब्स है वो जो वर्क फ्रॉम होम है आज की डेट में कनाडा के अंदर, तो वो कहीं भी अगर उसको किसी बंदे को जॉब मिलती है, जैसे मान लीजिए उसको किसी कंपनी में सपोज कीजिए ऊबर में या अमेजोन में जॉब लग गई है या इन्फोसिस में जॉब लगे, क्योंकि इन्फोसिस टीसीएस के भी कनाडा में ऑफिसेज हैं। अच्छा। तो कहीं भी अगर उनकी जॉब लगी तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर से ही काम कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज मच डिफरेंस इन दैट कि वो कहाँ पे रहें। वो अपनी सहूलियत के मुताबिक कम कॉस्ट वाले घर या कम रेंट वाले घर में रह सकते हैं, कहीं भी कनाडा के किसी भी पार्ट पे रह सकते हैं अगर वो परमानेंट रेजिडेंस हों। अगर लेकिन कई बार क्या होता है कि एक कंपनी ने मान लीजिए जॉब दी हुई है किसी पर्टिकुलर पर्सन को और वो कंपनी का हेड ऑफिस मॉन्ट्रियल में है, क्योंकि वैसे अगर आप बात करें तो मॉन्ट्रियल और टोरंटो और अब कैलगरी जो अल्बर्टा स्टेट में है, ये जो जगह है ये आईटी के हब बनते जा रहे हैं। तो अगर कोई बंदे की अभी जो रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर नहीं हुआ तो वो लोग इन शहरों के अंदर रह के अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन का काम
कनाडा में हर सिटी में है, हर स्टेट में पड़ा हुआ है। हाँ, अगर आप रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब करनी है किसी ने तो वो भी सभी सिटीज़ में ऑलमोस्ट है। बल्कि कई बार जो स्मॉल सिटीज़ होती हैं, इवन स्मॉल टाउन्स, आप हैरान रह जाएंगे कनाडा के अंदर 600-700 पीपल वाले टाउन के अंदर भी काम होता है। अच्छा। वहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा सा 600 या 700 का टाउन है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, एक रेस्टोरेंट होगा, एक बार होगा। तो उन तीनों मतलब उस पॉपुलेशन के बेस पे वो बिजनेस अच्छे खासे लेवल पे सर्वाइव कर जाता है। तो अगर बंदे को कहीं पे मान लीजिए स्टार्टिंग में काम मिल रहा है कहीं दूर जगह पे, मान लीजिए एक इंडियन बंदे ने कोई रेस्टोरेंट या कोई बिजनेस जो है ले रखा है स्मॉल टाउन में, लेकिन वो वहाँ पर खुद जाके नहीं काम कर सकता, तो वो लोग देखते हैं कि हमें कोई एम्प्लॉय मिल जाए जो कि इतनी दूर जाके रह सके और काम कर सके। सो ऐसे भी करके अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने देखा है कि लोगों के पास काम नहीं होता ना, तो वो लोग ना फ्लेक्सिबल नहीं होते मूव करने के लिए। मैं खुद कई बार किसी को एडवाइस करता हूँ कि हाँ भाई आपको ये काम फलानी जगह मिल सकता है, वो मेरे से काम पूछता है, मैं उसको बताता हूँ कि यहाँ पे काम मिल सकता है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई ये दूर बहुत है। तो भाई जब तुम इंडिया से चल के कनाडा पहुँच गए तो इसमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अपने अपने मतलब के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, या आपको आगे जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको जॉब ऑफर दे रहे हैं परमानेंट रेजिडेंट लेने के लिए, तो आप कर लीजिए उस ऑप्शन को स्वीकार। तो कई बार वो लोग नहीं करते, तो एक ये भी कारण हो जाता है कि अगर कोई बंदा कहता है ना कि मेरे पास काम नहीं है, तो कई बार उनकी विलिंगनेस भी नहीं होती है। वर्क कल्चर की सर बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया में लड़कियों को देर रात तक रुकने देते नहीं है। वैसे क्या कनाडा में सिस्टम है कि चाहे लड़कियां दिन हो चाहे रात हो, काम उनको करना ही करना है वहाँ पे, चाहे मजबूरी में हो चाहे मन से करो? नहीं, ऐसा नहीं है, मजबूरी में काम करना पड़ता है। देखिए बिजनेसेस जो है ना वो डिपेंड करता है बिजनेस किस चीज़ का है। मान लीजिए कोई ऑफिस है, ऑफिस जॉब तो 9 to 6 ही होती है नॉर्मली। अगर कोई लड़की या कोई भी लड़की या लड़का, सबसे पहली बात है जेंडर जो है ना, जेंडर स्पेसिफिक जॉब्स नहीं है। अगर किसी को रेस्टोरेंट के अंदर वर्कर हायर करने हैं तो वो ये नहीं देखता कि लड़का जॉब करने के लिए मतलब मांगने के लिए आया या लड़की आई है। वो किसी को भी हायर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनको ज़रूरत किस तरह की है। अब जो कैंडिडेट काम मांगने आया है उसके स्किल्स भी तो देखे जाएंगे ना। बिल्कुल। अगर उसके पास स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं तो वो फूड काउंटर अटेंडर की जॉब्स को दे दी जाएगी। अगर उसके पास कुकिंग स्किल्स अच्छे हैं, मान लीजिए वो लड़का है या लड़की है, तो वो उसको कुकिंग में लगा दिया जाएगा। तो डिलीवरी करनी होती है, उसमें ड्राइवर चाहिए, वो जो बंदा जिसके पास कैपेसिटी है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, वो काम कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि देर रात का, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। लड़के या लड़कियाँ ओवर द नाइट भी काम करते हैं, क्योंकि देखिए जो रेस्टोरेंट्स हैं ना, फूड चेन्स होती हैं जो, उनके अंदर रात को ही काम चलता है, क्योंकि लोग काम से फ्री होके आते जाते रात को, जैसे मैकडी है 24 आवर्स होता है, तो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए लेना है, तो वो जब उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने, तो वो बंदे तो हायर करेगा ना। तो काफ़ी लोग लड़कियां भी काम करती हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि अपने इंडिया में बोलते हैं ना कि दिन की जॉब हो तो ज़्यादा बढ़िया, रात को क्यों जॉब करनी जाके। थोड़ा जेंडर ओरिएंटेड है अपने यहाँ पे। नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है जी। हाँ। ये रिवर्स है, डेफिनेटली दिस इज टोटली रिवर्स। वहाँ पर ऐसा नहीं है। मतलब ये कि पॉजिटिव साइन है वहाँ पे। जी बिल्कुल है। अच्छा, वर्क परमिट मिलने की पॉसिबिलिटीज क्या है सर कनाडा में? जी मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था ना, क्योंकि LMIA बेस्ड जॉब ऑफर के बेस पे आप जो है कनाडा मूव करने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, उसके ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा है कि कौन सी जॉब इन डिमांड है और कौन सी, और जो बंदा जॉब अप्लाई कर रहा है उसके पास क्या उस जॉब को लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है वो। जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना टीयर, तो टीयर के अंदर आप जाएंगे ना, TEER, तो उसमें जो LMIA बेस्ड जॉब ऑफर होता है ना, उसमें टीयर मेंशन होता है कि ये जॉब है ना जो वो इस टीयर की है। तो हमें उस टीयर के अंदर जाके ये देखना होता है कि इस जॉब की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो उस पर्सन की जो क्वालिफिकेशंस है ना, उस जॉब ऑफर के साथ मैच करनी चाहिए, और प्लस IELTS का स्कोर है, प्लस उसकी एजुकेशन है, वो सब चीज़ें मैच होने के बाद ही उसकी जो है एप्लीकेशन के ऊपर अप्रूवल के चांसेस होते हैं। सर कनाडा में कितना इजी होता है एक काम से दूसरे काम में स्विच करना, या एक सिटी से दूसरे सिटी में स्विच करना? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि आज मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं किसी और दूसरी जगह चली जाऊंगी, मैं तो वो तो इजीली हो जाता है। देखिए मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि वहाँ भी पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारी टाइम ये होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट को की पढ़ाई एक जगह चल रही है तो वो दूसरी जगह मूव नहीं करेगा। ऐसे ही वर्कर जो होते हैं ना, जैसे स्टडी के बाद उसको वर्क परमिट मिला हुआ है या LMIA बेस्ड जॉब ऑफर है, तो वो LMIA बेस्ड जॉब ऑफर जो होती है वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होती है।
उसको उसी एम्प्लॉयर के पास काम करना पड़ता है, उसी जगह पर जिसकी परमिशन मिली है, और उसी कंपनी के साथ काम करना पड़ता है। कब तक? जब तक कि उसकी आगे उसको और पाथवेज नहीं मिलते। जैसे कि अगर तो उसकी परमानेंट रेजिडेंसी उसी एम्प्लॉयर के साथ 1-2 साल या 3 साल के वर्क परमिट्स होते हैं, तो उसके दौरान अगर उसको रास्ता मिल जाता है आगे परमानेंट रेजिडेंसी लेने का, तो वो तब तक वहीं काम करता रहता है। अगर उसको मतलब चाहे 10 साल 12 साल नहीं, 10-12 साल का कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं, इतना सीरियस नहीं है ये। ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है ना, कि मैंने आपको बताया सारी चीज़ें पहले प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती हैं। तो नॉर्मली जो है 2-3 साल के अंदर लोगों को एक अपना पाथवे मिल जाता है। आजकल वो पाथवे काफ़ी बार नहीं मिल रहा, तो जिसके लिए लोग मूव कर जाते हैं, उनको जहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या सिटीजन्स हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास एक जगह अच्छा चल रहा है तो वो लोग विलिंग नहीं होते कि भाई मूव करें। वर्क परमिट मिलने के बाद पीआर मिलने का कितना चांस रहता है? देखिए, मैंने पहले शायद बताया था, वर्क परमिट जो होता है ना, उसके बाद आपको पीआर लेने के लिए प्रोविंशियल प्रोग्राम्स या फेडरल प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो प्रोविंशियल प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोविंस में रहते हैं, और उस प्रोविंस के जो डिफरेंट पाथवेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनको फॉलो करते हुए आप एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के पास या एक पर्टिकुलर जॉब में जिसकी डिमांड है, या मतलब सारा कुछ डिपेंड करता है उस प्रोविंस के रूल्स के ऊपर। रूल्स पे तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते करते आप चलेंगे, तो आपके लिए परमानेंट रेजिडेंसी लेने की ऑप्शंस खुलती हैं, जो कि अब कम होती जा रही हैं। अभी जो प्रोविंसेस के पास एक अपना एक कोटा होता है, हर प्रोविंस को जो अपना कोटा है ना, उनको नॉमिनेशन देने का, वो कम हो चुका है। उसी वजह से वहाँ पर जो है वर्क परमिट के बाद पीआर की ऑप्शंस इस समय जो है कम होती नज़र आ रही हैं। सो फ्यूचर में क्या होता है, वी हैव टू सी इट, मे बी इन नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर कुछ ऑप्शंस और खुलेंगी, लेकिन दिस ईयर इज नॉट वेरी गुड फॉर टेकिंग पीआर आफ्टर वर्क परमिट। सर, जैसे प्रोविंस और फेडरल बता रहे हैं, वैसे ही जैसे यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है? हाँ जी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, और यहाँ जैसे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने ना वहाँ पे प्रोविंसेस का और फेडरल का आपस में एग्रीमेंट है, जिसके तहत प्रोविंसेस को भी एक परमिशन है, राइट्स हैं कि वो अपनी असेसमेंट करें लोगों के, अपने जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने लोग उनके पास रहते हैं, अपने एनवायरनमेंट, अपने अपॉर्चुनिटी के हिसाब से वो कुछ लोगों को जो है ना नॉमिनेशन दे सकते हैं। नॉमिनेशन मीन्स जैसे स्पॉन्सरशिप, लाइक कि इन लोगों की हमें ज़रूरत है और हम इन लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो उसके बाद वो जो है ना फेडरल को अप्लाई करते हैं। अल्टीमेट डिसीजन जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है कि हमने किसको परमानेंट रेजिडेंसी देनी है, लेकिन उसका एक माध्यम है प्रोविंशियल अप्रूवल। तो प्रोविंस ने अप्रूवल दे दी तो वो फेडरल में उसकी फाइल तब जाती है। तो ये इन दिस वे उनके जो है ना ये डिफरेंट प्लान्स होते हैं। जैसे हेल्थ के अंदर, हेल्थ केयर के भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी खुद की अधिकार हैं कि वो कितने हॉस्पिटल या कितना पैसा खर्चना चाहते हैं, वो उनके अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा, पीआर देने को लेकर कनाडा में क्या रूल्स है सर? आपका क्या स्टेटस या क्या सिंबल देख के आपको पीआर के लिए अप्लाई किया जाता है, या आपका बैकग्राउंड देख के, या आपका बिहेवियर देख के? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, जैसे एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है, वो आउटसाइड कनाडा के लोगों के लिए अप्लाई करने का सिस्टम है, जो कि अब जिसमें आउटसाइड कनाडा के क्लाइंट्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको कम प्रेफरेंस दी जाएगी। सो ये अगेन डिपेंड करता है एजुकेशन, एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है। और एज फैक्टर्स, आपकी आइल्स में स्कोर कितना है, आपका जो स्पाउस है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या आइल्स का स्कोर है, एक्सेस एंट्री उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। और उसके अलावा प्रोविंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैनिटोबा जो प्रोविंस है, वो मैनिटोबा के अंदर रहने वाले लोगों के रिलेटिव्स को भी नॉमिनेट कर देती है। जैसे सपोज कीजिए अभी रिसेंट ड्रॉ भी आया है मैनिटोबा प्रोविंस का, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सिटी है जो कि कम डेवलप है। उस सिटी के अंदर रहने वाले लोगों के लिए अपने बहन भाइयों को, सगे बहन भाइयों को बुलाने के लिए एक ऑप्शन दी गई थी कि मतलब हमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले जो है ना प्रोविंस को देना पड़ता है जी। उस के आधार पर उनको इन्विटेशन आता है। तो एक पर्टिकुलर रीजन के जो लोगों को वो मतलब ना एक प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वो लोग अपने बहन भाइयों को डायरेक्ट कनाडा में बुला सकें। सो एक ये भी मेथड होता है। तो प्रोविंसेस के ना डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। कोई आउटसाइड कनाडा के लोगों के लिए है, कोई इनसाइड कनाडा में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन लोगों को
एक पाथवे दिया गया है कि आपने पढ़ाई की है यहाँ पर, आपने ये एक पर्टिकुलर काम किया है, इस ऑक्यूपेशन में आपने काम किया है, तो उसके बेस पे उनको पीआर के एक अलग अलग पॉइंट्स देने के बाद मतलब उनको फाइनली परमानेंट रेजिडेंसी दी जाती है। अच्छा सर, आपने मैनिटोबा के बारे में बताया, अगर हम दूसरे प्रोविंसेस की बात करें तो क्या वहाँ पे ये रूल अलग है कि वहाँ पे सेम यही अप्लाई है? नहीं, हर प्रोविंस के मैंने आपको बताया ना कि जैसे प्रोविंशियल एंड फेडरल के जो एग्रीमेंट्स हैं, हाँ जी। अब हर प्रोविंस को अपने अपने प्रोग्राम बनाने का अधिकार है और उन्होंने अपने अपने प्रोग्राम बनाए हुए हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो है ना वो बेसिकली सेम ही है पीछे से। सभी प्रोग्राम्स के अंदर एम्प्लॉयर सपोर्ट चाहिए कि आपके पास एक जॉब ऑफर और आपके पास एक पर्टिकुलर काम के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि कई स्टेट्स हैं बहुत ही अंडर डेवलप्ड है अभी। हाँ। जैसे मैनिटोबा स्टेट है, नोवा स्कोशिया स्टेट है, अल्बर्टा है, सस्कैचुअन है, ये स्टेट्स पहले अंडर डेवलप होती थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग मूव कर गए, उसकी वजह से वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुका है, तो उन्होंने अपनी जो नॉमिनेशंस देनी कम कर दी हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे नॉर्थ टेरिटरीज हैं, यूकोन है, एक प्रोविंस है, वहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं क्योंकि लोग वहाँ पर रहने वाले कम हैं। लेकिन आप ये लगा लीजिए कि अगर पीआर लेने के लिए लोग वहाँ मूव करते हैं और उस हिसाब से उनको फिर प्रेफरेंस मिल जाती है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अभी वहाँ पर हैं। सो इस तरह से ही काम करती हैं। जो डिफरेंट प्रोविंसेस होती हैं ना, उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग परमानेंट रेजिडेंसी कैंडिडेट्स को दी जाती है। अच्छा सर, पीछे हमने अपने डिस्कशन में एक क्रेडिट स्कोर का भी आपने नाम लिया था, वो मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है और कैसे मेंटेन होगा, और अगर वो ना मेंटेन कर सके तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, ये भी बता दीजिए एक बार ऑडियंस को। हाँ ज़रूर, इसके ऊपर बात करनी काफ़ी ज़रूरी है। जी। क्रेडिट स्कोर की को मॉनिटर करने के लिए जैसे इंडिया के अंदर सिविल का नाम आपने सुना होगा। जी, सिविल स्कोर। और इसी तरह से कनाडा के अंदर क्रेडिट कर्मा और इक्विफेक्स कनाडा के नाम से वेबसाइट है जिसके ऊपर आप रजिस्टर करके जब भी कोई बंदा जाता है यहाँ से मूव करता है तो उसको एक सोशल इंश्योरेंस नंबर दिया जाता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वर्कर है, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट है, तो उसका सोशल इंश्योरेंस नंबर जो है उसको अलॉट किया जाता है। उस सोशल इंश्योरेंस नंबर सिन बोलते हैं, उसके बेस पे उसको उस इक्विफेक्स कनाडा की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर लेना चाहिए। और उसके बाद वो जो क्रेडिट्स लेगा, चाहे वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कि वॉलमार्ट है या कैनेडियन टायर्स हैं, तो इस तरह से कुछ कंपनीज हैं जो अपने इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड भी आपको अलॉट करती हैं या बैंक्स के अंदर उसको कोई क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, तो उसकी जो यूजेज है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया है उसका 50% यूज़ कीजिए। उससे क्या कि आपको जो क्रेडिट स्कोर है बिल्ड करने में आपको हेल्प मिलती है। अगर किसी ने अपनी क्रेडिट लिमिट को पूरा यूज़ कर लिया तो उसके बाद उसका जो क्रेडिट बिहेवियर है ना उसको नेगेटिव देखा जाता है कि ये बंदा 1000 का क्रेडिट कार्ड लेके पूरा पैसा यूज़ कर रहा है, इसके मतलब इसके पास पैसे के रिसोर्सेज कम हैं। सो आज की डेट में काफ़ी पोजीशन ख़राब हो रही है। जैसे रिसेंटली इक्विफेक्स कनाडा ने डाटा भी रिलीज़ किया था कि काफ़ी लोगों की जो क्रेडिट स्कोर है ना वो जो न्यू कमर्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। वो इसलिए कि उन्होंने जो है जाते ही जो अननेसेसरी खर्चा कर लिया। जैसे कोई स्टूडेंट जाते हैं, आपने टीवी में कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया में देखने को मिला हो बाई चांस कि जो कई बार स्टूडेंट जाते हैं ना उनको गाड़ी लेना ना काफ़ी आसान है कई बार, तो वो क्या है कि अब पुरानी गाड़ी लेने की बजाय नई गाड़ी बाई कर ली क्योंकि नई गाड़ी में पैसे नहीं देने पड़ते, वो फ्लेक्स करने के लिए। बिल्कुल। तो अदरवाइज क्या है कि $4000-5000 के अंदर एक कार मिल जाती है। तो पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, उसके बाद पुरानी कार से लेके थोड़ा काम तो स्टार्ट करें ना। तो लोग जो है ना अननेसेसरी खर्चा करने के बाद जो है ना पैसे में उसके चक्कर में फंस जाते हैं। तो क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या कि बाद में जाके मेजर इश्यूज आ जाते हैं। और जो काफ़ी बड़ा मतलब मेजर इशू है वो है किसी और की गारंटी लेना, जैसे को साइनर बोलते हैं। काफ़ी केसेस के अंदर क्या होता है कि बच्चे जो नए जाते हैं उनको नॉलेज नहीं होती, तो वो किसी और के को साइनर बन जाते हैं। सपोज कीजिए जो मेन जिसने कार ली है तो उस बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, तो जिस बंदे ने को साइनर बना जो उसके क्रेडिट पे भी वो चढ़ जाएगा। तो दोनों बंदे जो है फंस जाएंगे। काफ़ी केसेस में मैंने खुद देखा हुआ है कि किसी ने $5000-6000 के बदले ना कोई चक्कर में फंस गया तो उसका बहुत लंबा बिल बन जाता है। और वो जब पैसा नहीं पे करता तो उसको किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटरटेन नहीं करते। सो क्रेडिट स्कोर के ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए जानकारी अगर किसी को ना हो तो वेबसाइट्स पे पढ़े या किसी बैंक में जाके कंसल्ट करे इन एडवांस तो बेटर रहेगा।
अच्छा। जी। और सर कनाडा में अगर किसी को इमिग्रेशन हेल्प या लीगल से जुड़ी कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो कैसे ले सकता है वहाँ पे? देखिए कनाडा, जैसे मैं भी एक आरसीएसी हूँ, तो आरसीएसी जो हैं वो कनाडा, पूरे कनाडा में हर सिटी में ऑलमोस्ट हैं। नहीं है तो आप फ़ोन पे भी लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली बेसिक चार्जेस लेके बेसिक कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देते हैं। मेरी यही सलाह है दर्शकों से कि अगर आपको किसी नॉन पर्सन को, आपके किसी बच्चे को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो आप आरसीआईसी से ही अपने जो है ना नियर डियर को दिलवाएं। सो दैट इज़ अ बेटर थिंग। और उसके अलावा जो आईआरसीसी की वेबसाइट है, उसके ऊपर सारी डिटेल जानकारी दी हुई है हर चीज़ के बारे में। तो आप डिटेल में बैठ के उसको पढ़ें और उसकी जो कंसल्टेशन आपने ली है उसको भी आप मैच करें, तो ही आगे अपना पाथवे बनाइए। तो ये थे हमारे साथ स्वराज परिंजा, जिन्होंने कनाडा में जाकर सरवाइव करने को लेकर, वहाँ के कामकाज को लेकर, रूल्स रेगुलेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। और ये जो भी जानकारी आज आपने देखी वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और जीजीसी आपको टाइम टाइम पर ऐसी ही जुड़ी और भी कई इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। किस और कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए जीजीसी के साथ।